राजापुर नाम के गांव में गन्नों की अच्छी फसल हुआ करती थी। दूर दूर गांव से आकर लोग उस गांव में गन्ने खरीद कर ले जाया करते। राजापुर गांव के गन्ने गुणवत्ता में बहुत अच्छे थे और बहुत समय तक खराब नहीं होते थे। पर ये सब बहुत पहले की बात थी। अब राजापुर की हालत अकाल के कारण बदहाल थी। एक समय था जब उसी गांव के रहने वाले रंगनाथ ने अपनी अच्छी फसल के कारण बहुत सारा धन कमाया था। उसकी पत्नी शारदा और छुटकी नाम की एक बेटी थी। पर अब अकाल के कारण उनके हालात बहुत खराब थे। अब उनकी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल नहीं थी। एक दिन रंगनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, शारदा, ये कैसा समय आ गया है अपना। एक समय था जब लोग मुझसे मदद मांगते तो मैं उनकी मदद किया करता था, पर अब जब मेरी मदद मांगने की बारी आई तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा। यूं वो दुखी होकर कहने लगा, और भला वो लोग कर भी क्या सकते हैं, सबकी हालत अपने जैसे ही हैं। इस बार किसी की भी तो फसल नहीं उगी है। हाँ शारदा, अपनी फसल तो अच्छी नहीं निकली। मैंने सोचा किसी और के पास जाकर मजदूरी ही कर लेता हूँ, पर किसी की भी फसल अच्छी नहीं निकली। हम तो बड़े हैं, भूख बर्दाश्त कर ले सकते हैं, पर छुटकी अभी बहुत छोटी है। नन्ही सी जान को भूखी रखना सही नहीं। यूं बहुत दुखी होकर रंगनाथ ने कहा, आपको क्या लगता है उसे भूखा देखना क्या मेरे बस की बात है? पर हालात ही ऐसे हैं। कुछ और समय इंतजार कर लेते हैं। अगर बरसात होती है तो ठीक है, और अगर नहीं तो हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मजदूरी का काम करके ही सही, पर अपनी बेटी को मैं भूखा नहीं देख सकता। रंगनाथ के ये कहने पर पत्नी ने हामी भरी। उन दोनों को यूं बात करते हुए छुटकी ने सुन लिया था। माँ और बाजी मेरे लिए कितना सोच रहे हैं, कितने परेशान हैं। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से इतने प्यार से बनाया हुआ घर और खेती छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो कहीं न जाए, यहीं रहे। छुटकी ने ऐसा ठान लिया। यूं ही 2 दिन बीत गए। बहुत सोचने के बाद भी छुटकी को ऐसा कोई उपाय नहीं सूझा जिससे वो अपने माँ बाबूजी को उसी गांव में रहने के लिए रोक ले। इतने में शारदा अपनी बेटी छुटकी के पास आई। बेटा, अगले 2-3 दिनों में हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर तुम्हारी कोई चीज किसी के पास हो तो ला लेना। माँ, हम इसी गांव में पले बड़े हैं। इस गांव के अलावा दूसरे गांव के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसे में हम वहाँ पर कैसे रहेंगे माँ? क्यों ना हम यहीं पर रहकर कोई और काम कर ले। इतने में रंगनाथ भी बाहर निकला। छुटकी की बातें सुनकर उसने कहा, बेटा, भला कौन अपनी मर्जी से अपने गांव को छोड़ना चाहेगा, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमें भूखा मरना होगा। इसीलिए हमारी बात मानो, ऐसी जिद ना करो। अपने माँ बाबूजी के आगे छुटकी कुछ न कह पाई। ठीक है, वैसे भी हम 1-2 दिन में गांव छोड़ रहे हैं ना, मैं एक बार खेत हो आती हूँ। ये कहकर छुटकी अपनी खेत की ओर चल पड़ी। घूमते घूमते उसे एक जगह पौधा दिखाई दिया। ये क्या? सूखे की वजह से पूरे गांव में कहीं भी हरियाली नहीं, और यहाँ एक जगह इतना अच्छा पेड़ उग गया। छुटकी ने तुरंत कहीं से पानी लेकर उस पौधे में दे दिया। देखते ही देखते पौधा अचानक बड़ा हो गया। छुटकी को ये अजीब लगा। उसने पौधे में और थोड़ा पानी दिया तो देखा कि उसके आसपास बहुत सारे गन्ने के पौधे निकल आए। अरे वाह! हो न हो ये सब जादुई गन्नों के पौधे होंगे। जो भी हो, मैं तुरंत इन गन्नों को ले जाकर इनका जूस बनाती हूँ और गांव में कई दिनों से भूखे बैठे लोगों को पिला देती हूँ। ये सोचकर छुटकी ने तुरंत कुछ गन्ने उठाए और अपने घर पर गन्ने का जूस निकालने वाले मशीन के पास ले जाने लगी। घर पहुंचकर उसने माँ बाबूजी को सारी बात बताई। बेटा, तुम्हारी बहुत नेक सोच है। तुम झट से गन्ने का रस निकालो, मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। छुटकी ने तुरंत गन्ने के जूस बनाने वाली मशीन में गन्ने डालने शुरू किए। पर चौंका देने वाली बात ये थी, पर रस की जगह उस मशीन से सोने के सिक्के निकल रहे थे, जिसे देखकर रंगनाथ और शारदा की आंखें फटी की फटी रह गई।
माँ, मैंने कहा था ना ये कोई जादुई गन्ने जैसा लगता है, इसीलिए रस की जगह इसमें सोने के सिक्के निकल रहे हैं। माँ जो भी हो, अगर इन सिक्कों से हम गांव वालों की मदद कर पाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। माँ, इन सोने के सिक्कों को हम गांव के गरीब लोगों में बांट देंगे। इन्हें बेचकर कम से कम वो अपना गुजारा कर लेंगे ना माँ। जैसे चुटकी ने कहा, रंगनाथ और शारदा ने गांव भर घूमकर लोगों में सिक्के बांटे। उन सिक्कों को बेचकर गांव वाले अब खुशी से रहने लगे। रंगनाथ ने भी गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने का फैसला बदल दिया। इससे चुटकी बहुत खुश हो गई। यूं ही कुछ महीने बीते। अब गांव में बरसात होने लगी, जिससे गांव पहले जैसा हरा भरा खुशहाल सा हो गया। वो एक सुंदर सा परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी शंकर, शारदा और उनके बच्चे शोभा, बालू रहा करते थे। उनका परिवार किसी भी कठिनाइयों के बिना सुकून से चल रहा था। वे दोनों पति पत्नी सब्जियां और फल बेचकर उनसे मिले पैसों से अपनी बेटी शोभा को खूब पढ़ाया करते थे। बालू अभी बहुत छोटा था, इसलिए काम पर उसे भी साथ ले जाया करते और उसके साथ में देखभाल करते। यूं दिन बीत रहे थे। घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी इनके परिवार को आदर्श माना करते। ऐसे में शंकर को त्वचा की बीमारी हो गई। वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पर एक मस्सा हो गया है जो बहुत खुजली देता है। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और उन्हें दवाई लिखकर दी। वो बीमारी कम होना तो दूर, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, पूरे शरीर में हो चुकी थी। वो खुजली से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने पत्नी से कहा, शारदा, ये खुजली मुझे बहुत ज्यादा ही हो रही है। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। ये बीमारी अगर तुम्हें लग गई तो बहुत तकलीफ होगी। शोभा अब अपने पापा के पास नहीं जा सकती थी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। पापा, आप मुझे अपने पास आने क्यों नहीं दे रहे? मुझे आने दो ना पापा, हम साथ में खेलेंगे। नहीं बेटा, मेरे हालत को देखो। ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम तीनों मुझसे दूर रहो, खासकर उस नन्हे को। यही सही होगा। ऐसा कहते हुए वो बहुत दुखी हो रहा था। पत्नी और बच्चे भी बहुत दुखी थे। शंकर की बिगड़ी सेहत के बारे में आस पड़ोस में भी बात पता चली। इस पर वे सभी बात करने लगे। मेरी मानो कोई शंकर जी के यहाँ जाना मत। सुना है उन्हें कोई त्वचा रोग हुआ है, छूने पर वो फैल जाता है। भला इसी में होगा कोई उनके पास न जाए। यूं ही दिन बीते। शंकर के हालत इतने बिगड़े कि आखिरकार वो चल बसा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा। हम अनाथ हो गए। यूं वो फूट फूट कर रोने लगी, पर आसपास का कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। अंतिम संस्कार की विधि पूरी होनी थी। ये क्या, कोई भी मेरे पति से मिलने नहीं आया। ये सोचकर वो घर से बाहर निकली तो देखा वहां पर कोई नहीं था। सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो दरवाजा खटखटाते हुए बोली, भैया, मेरे पति चल बसे हैं। अंतिम संस्कार के लिए मेरी मदद कीजिए। आइए ना भैया। यूं आवाज लगाकर वो विनती करने लगी। तब भीतर से एक आदमी ने कहा, बहना, मुझे गलत मत समझना। वो छूने से फैलने वाली बीमारी है, हम नहीं आ सकते। अगर हम वहां पर आए तो वो बीमारी हमें लग जाएगी। डॉक्टर के पास जाकर फीस भरने जितनी हमारी हैसियत नहीं है। ये कहकर उन्होंने मना कर दिया। शारदा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शारदा अपने घर वापस लौटी और उसने तय किया कि वो खुद ही अपने पति का अंतिम संस्कार करेगी। शारदा ने बड़ी मुश्किल से खुद ही सारी तैयारी कर ली। उसने अपने कंधे पर पति को लटका लिया, अपने नन्हे से बच्चे को सीने से बांध लिया और वो रोती हुई बोली, बेटा शोभा, वो मटका उठा लो। अपने पिता का अंतिम संस्कार अब तुम्हें ही करना है। शोभा ने अपनी माँ के कहे अनुसार मटका उठा लिया।
बेटी आगे चल रही थी तो शारदा पीछे अपने पति को लिए आगे बढ़ रही थी। ये दृश्य देखने वाले सभी लोगों को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी मदद कर पाते। यूं जब वो चल रहे थे, उनके आड़े एक कुत्ता आया। वो कुत्ता शोभा का दोस्त था, क्योंकि हर रोज स्कूल के रास्ते में शोभा उस कुत्ते को बिस्किट दिया करती थी। कुत्ते ने भी सोचा कि उसके उपकार को चुकाने का समय आ गया है और इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से अपने पति को ढोकर वो स्मशान तक चली गई। वहां उसे लिटाकर, देखा आपने, आज तक हमने कितने लोगों की मदद की पर कोई नहीं आया, और ये विश्वासु कुत्ता अपना कर्तव्य निभाने हमारे साथ आया है। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसा दिन दिखाएगी। ऐसा दिन किसी की जिंदगी में न आए। बेटा, चिता को आग लगा दो। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। वहां से वे सभी दिल पर पत्थर रखकर वापस लौटे। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे साथ ही चल रहा था। अपने पिता को खोने का उनको बहुत ज्यादा दुख था। इतने में बड़ी खुशी के साथ डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, बहन जी, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो बीमारी आपके पति को लगी है उसका इलाज मिल चुका है। दरअसल वो छूने से फैलने वाली बीमारी ही नहीं, शरीर में कुछ बदलाव के कारण ऐसे हुआ था। वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं उनकी दवाइयाँ साथ ले आया हूँ। डॉक्टर के ये कहने पर वे सभी कुछ न कहकर चुपचाप खड़े थे। ये देख डॉक्टर ने पूछा, शारदा बहन, क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रही? बात क्या है? आपने बहुत देरी कर दी डॉक्टर। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये कहकर वो रोने लगी। शोभा ने भी कहा, मेरे पापा को वो बीमारी लग गई थी, इसलिए हमसे मिलने कोई नहीं आया। माँ ने ही उन्हें कंधे पर लेकर उनका दाह संस्कार किया। इस तरह शोभा ने डॉक्टर से सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इतने अच्छे डॉक्टर्स के होने के बावजूद भी ये सब हो गया। इस तरह डॉक्टर भी अपना दुख जता रहे थे। उसके बाद उन्हें धीरज देकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ दिन यूं ही बीते। अब शारदा ने लोगों की रीत समझ ली थी, इसलिए जितना जरूरी होता उतना ही वो उनसे बात किया करती। शोभा अब हमेशा की तरह स्कूल जाने लगी। सब्जियों का व्यापार करते हुए अपने नन्हे से बच्चे का ध्यान रखती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। उनकी मदद करने वाले उस कुत्ते को भी अपने साथ ही रखा करते और उसको पाला करते। शारदा अपने मन ही मन सोचने लगी, आजकल की दुनिया में रिश्तेदारों से बेहतर तो अनजान लोग ही होते हैं, और इंसानों पर भरोसा करने से तो भला इस जानवर पर ही कर ले। ऐसे वो मन ही मन सोचने लगी। बीती सारी बात भूलकर खुश रहने की कोशिश कर रहे थे वे सभी।